गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर अंशधारी एवं सदस्य, मेंबर एंड शेयर होल्डर्स। उसी कड़ी में आज हमारा जो टॉपिक होगा वह है सदस्य बनने की विधियाँ, मेथड्स ऑफ बिकमिंग ए मेंबर। हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कंपनी में सदस्य बनने या सदस्यता प्राप्त करने की अनेक विधियाँ हैं। उनमें से किसी भी विधि से यानी किसी भी मेथड से एक व्यक्ति कंपनी का सदस्य बन सकता है। अब वो विधियाँ कौन कौन सी है, वो मेथड्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे 1 से लेकर 7 जो मेथड है उनका हम वन बाय वन अध्ययन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक सदस्य बनने की विधियाँ, कंपनी का सदस्य बनने की विधियाँ क्या क्या हो सकती है। तो सबसे पहले सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके बाय सब्सक्राइबिंग और साइनिंग दी मेमोरेंडम। ये सर्वविदित है कि कंपनी के सम्मेलन के लिए प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम का निर्माण करना पड़ता है। ओके, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में जानकारी प्राप्त की थी कि प्रत्येक कंपनी के सीमा नियम के प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम का निर्माण करना पड़ता है। अब ये भी हमने जाना था कि इस सीमा नियम पर सार्वजनिक कंपनी की दशा में कम से कम 7 तथा निजी कंपनी की दशा में कम से कम 2 व्यक्ति के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, यानी सिग्नेचर होना आवश्यक है। जो व्यक्ति इस सीमा नियम पर हस्ताक्षर करते हैं वे कंपनी के सदस्य बन जाते हैं। ऐसे सदस्यों को कंपनी के प्रारंभिक या संस्थापक अथवा वैधानिक सदस्य यानी फाउंडर या स्टैट्यूटरी मेंबर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हस्ताक्षर करके भी सदस्य, सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके भी सदस्य बन सकते हैं। ओके, कंपनी के सदस्य बनने या सदस्य प्राप्त करने के में जो अनेक विधियाँ है उनमें से जो फर्स्ट विधि है उसमें सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके सदस्य बन सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात रखनी है कि पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अर्थात अभिदाता जो सब्सक्राइबर है कंपनी के सम्मेलन की तिथि से ही कंपनी का सदस्य बन जाते हैं। पार्षद सेवा नियम पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति अर्थात अभिदाता कंपनी के सम्मेलन की तिथि से ही कंपनी के सदस्य माने जाएंगे या सदस्य माने जाते हैं। कंपनी का सम्मेलन होते ही वे कंपनी के सदस्य माने जाते हैं। उन्हें सदस्य बनने के लिए ना तो अंशों के लिए आवेदन की आवश्यकता होती है। क्या है, उन्हें सदस्य बनने के लिए ना तो अंशों के लिए आवेदन करने की आवश्यकता होती है और ना ही अंशों के आवंटन करने की, हो गए, ना तो एप्लीकेशन और ना ही अंशों का आवंटन यानी अलॉटमेंट करने की। यदि किसी कारणवश ऐसे व्यक्ति का नाम सदस्यों के रजिस्टर में नहीं लिखा जाता अथवा लिखने से रह जाता है तो भी वे कंपनी का सदस्य माना जाता है। अब दूसरा है अंशों के आवेदन तथा आवंटन द्वारा। ओके, बाय एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर। प्रत्येक व्यक्ति को कंपनी के अंश खरीदने के लिए लिखित में आवेदन करना होता है तथा कंपनी का सदस्य बनने के लिए सहमत होता है। सिंपल सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति को कंपनी के अंश खरीदने के लिए लिखित में आवेदन करना होता है तथा कंपनी का सदस्य बनने के लिए सहमत होता है। तो उसे आवंटन होने के बाद उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी में किसमें लिखा जाता है, रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी में के अभिलेखों में लिखा जाता है तथा वह कंपनी का सदस्य बन जाता है। यदि कंपनी किसी व्यक्ति को अंश आवंटित नहीं करती तो वह कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के लिखित आवेदन पर उसे कंपनी के अंश आवंटित अलॉटमेंट कर उसका नाम सदस्य रजिस्टर में लिखा जाता है तो वो कंपनी का सदस्य बन जाता है। तो इस प्रकार अंशों के आवेदन तथा आवंटन द्वारा भी सदस्य बन सकता है। थर्ड है अंशों के अंतरण द्वारा बाय ट्रांसफर ऑफ शेयर।
यदि कंपनी का कोई भी अंशधारी यदि कंपनी का कोई भी अंशधारी अपने अंशों का किसी अन्य व्यक्ति के को विक्रय कर देता है, क्या कर देता है, यदि कंपनी का कोई भी अंशधारी अपने अंशों का किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर देता है, सेल्स कर देता है, तो ऐसा क्रेता यानी जो खरीदने वाला है उन अंशों के अंतरण के पंजीयन के साथ ही कंपनी का सदस्य बन जाता है। क्रेता तभी सदस्य बनेगा जबकि अंशों के अंतरण का पंजीयन उसके नाम हो जाएगा। ये भी ध्यान रखने वाली बात है। क्रेता तभी सदस्य बनेगा जबकि अंशों के अंतरण का पंजीयन यानी रजिस्ट्रेशन उसके नाम से हो जाएगा। अंशों के अंतरण की कार्रवाई पूरी होने पर ही पहले वाले सदस्य विक्रेता जो बेचने वाला था, जो उसने अंश बेचा था, का नाम हटाकर नए सदस्य जो खरीदने वाला उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में यानी डिपॉजिटरी के अभिलेखों में लिखा जाता है। क्रेता उसी तिथि से कंपनी का सदस्य माना जाता है। ओके, तो इस प्रकार ये भी अंशों के अंतरण द्वारा भी बाय ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स और वही कंपनी का सदस्य बन सकता है। फोर्थ है अंशों के पारेषण द्वारा अथवा उत्तराधिकार द्वारा, बाय ट्रांसमिशन ऑफ शेयर और बाय द सक्सेशन। इसका मतलब ये है कि जब अंशों का अंतरण परिस्थितियों तथा कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत होता है तो उसे हम अंशों का पारेषण कहते हैं। ओके, जब अंशों का अंतरण परिस्थितियों तथा कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत होता है तो उसे हम अंशों का पारेषण यानी ट्रांसमिशन कहते हैं। जब अंशों के धारक की मृत्यु हो जाती है, यानी जब अंशों के जो धारक है, जो होल्डर है, उसकी क्या हो जाएगी, उसका निधन हो जाता है, अथवा अंशों का धारक पागल हो जाता है, तो अंशधारी के अंश उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को अंतरित किए जाते हैं। उसी हम कानूनी भाषा में अंशों का पारेषण यानी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर कहते हैं। अंशों के पारेषण से उत्तराधिकारी कंपनी का सदस्य बन जाता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अंशों के पारेषण यानी ट्रांसमिशन ऑफ शेयर से उत्तराधिकारी कंपनी का सदस्य बन जाता है और अंशों के मूल सदस्य के नाम के स्थान पर उत्तराधिकारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर में यानी डिपॉजिटरी के अभिलेखों में लिख दिया जाता है और मूल सदस्य का नाम हटा दिया जाता है। लेकिन उत्तराधिकारी स्वतः ही कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता, ये भी इम्पोर्टेंट बात है। स्वतः ही कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। उत्तराधिकारी को जब तक लिखित में कंपनी के समक्ष अपने उत्तराधिकार को सिद्ध नहीं करता, ठीक है, कंपनी के समक्ष में अपना उत्तराधिकार को सिद्ध नहीं करता तथा अंतर्नियमों में दी गई प्रक्रिया या प्रोसेस को पूरा नहीं करता, तब तक कंपनी का सदस्य नहीं बन सकता। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। फिर नेक्स्ट है पांचवा, गत्यारोध अथवा प्रदर्शन द्वारा सदस्यता, होल्डिंग आउट या बाई स्टपल के द्वारा गत्यारोध अथवा प्रदर्शन द्वारा सदस्यता, होल्डिंग आउट। यदि कोई व्यक्ति कंपनी का सदस्य नहीं है किंतु किन्हीं अन्य व्यक्ति के सामने ऐसा आचरण करता है जिससे उस अन्य व्यक्तियों को ऐसा विश्वास करने का अवसर मिलता है कि वे व्यक्ति कंपनी का सदस्य है, तो वे अन्य व्यक्ति उस व्यक्ति को कंपनी के सदस्य के रूप में उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। अन्य शब्द में हम ये कह सकते हैं कि कुछ परिस्थितियाँ है, कुछ इस प्रकार के आचरण हैं जो कोई भी व्यक्ति कंपनी का सदस्य माना जा सकता है। वो कौन सी परिस्थिति है, वे कौन सी आचरण है? तो यहाँ पे पहला है, यदि वे व्यक्ति सदस्य बने बिना ही कंपनी का नाम सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरी के अभिलेखों में लिखा रहने देता है। या दूसरा वो हो सकता है कि यदि वे व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के समक्ष कंपनी का सदस्य होने का प्रदर्शन करता है। तीसरा ये हो सकता है कि यदि वे व्यक्ति अपने आप को कंपनी का सदस्य प्रदर्शित करने का दूसरे को अवसर देता है। अब इसका एग्जाम्पल ये हो सकता है कि यदि कोई व्यक्ति जो सदस्य नहीं है वह
कंपनी की सभाओं में भाग लेता है अथवा लाभांश स्वीकार करता है अथवा सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के अभिलेखों में नाम लिखवाने की जानकारी होने पर भी हटवाने के प्रयास नहीं करता है तो उसका वह आचरण प्रदर्शन करने वाला आचरण माना जाएगा। लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि ऐसी दशा में कोई भी अन्य व्यक्ति उसे कंपनी का सदस्य मान सकता है तथा कंपनी के समापन के समय ऐसे व्यक्ति को अंशदान के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट है नकद के अतिरिक्त प्रतिफल में अंश प्राप्त करके। आई हैविंग शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यदि कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति के चालू व्यवसाय को खरीदती है और उसके प्रतिफल में अंश जारी कर देती है तो उस व्यवसाय को बेचने वाला व्यक्ति भी अंशों का धारक बन जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य बन जाता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि यदि कोई कंपनी किसी दूसरे व्यक्ति के चालू व्यवसाय को खरीदती है, परचेज करती है और उसके प्रतिफल में अंश जारी करती है, क्या जारी कर रही है, क्या इशू कर रही है, अंश, तो उस व्यवसाय को बेचने वाला व्यक्ति भी अंशों का धारक बन जाता है। परिणाम स्वरूप ऐसा व्यक्ति भी कंपनी का सदस्य बन जाता है। ओके, लास्ट है ऋण पत्रों का अंशों में परिवर्तन बाय कन्वर्सन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर्स। कभी कभी कंपनियां परिवर्तनीय ऋण पत्र जारी करती है। इसके परिणाम स्वरूप एक निर्धारित अवधि के बाद ऋण पत्र यानी डिबेंचर्स के बदले अंश जारी कर देती है, शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। तब ऐसे ऋण पत्रधारी भी यानी शेयर जो डिबेंचर होल्डर भी कंपनी के सदस्य बन जाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि कंपनी की जो सदस्य बनने की जो विधियाँ है 1 से लेके 7 का हमने यहाँ पे अध्ययन किया। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि एक जो कंपनी का जो सदस्यता है वो समाप्त कैसे हो सकती है। ओके, थैंक यू।